हेलो केमिस्ट्रियंस। तो नीट जेई और बोर्ड एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला और सबसे ज्यादा गलत किया जाने वाला अगर कोई टॉपिक है तो वो है SN1 SN2 रिएक्शंस। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग इस टॉपिक को इतनी सरल भाषा में समझेंगे कि आपको न केवल खुद समझ में आ जाएगा बल्कि आप दूसरों को समझाने लायक बन जाएंगे। तो हैलोल्केन बेसिकली 3 टाइप्स के रिएक्शन शो करते हैं। द फर्स्ट वन नोन एज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रियाएं। द सेकंड वन आर द एलिमिनेशन रिएक्शन, जिन्हें हम विलोपन अपक्रियाएं कहते हैं। द थर्ड वन इज द रिएक्शन विद मेटल, धातुओं के साथ अभिक्रियाएं। लेकिन आज का अपना टॉपिक होने वाला है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब हम इनके टाइप्स को पढ़ लेंगे तो इनके अंतर को भी पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहला अपना टॉपिक होगा और वो है SN1 रिएक्शन। अब सबसे पहली बात, जब बात आती है SN1 रिएक्शंस की तो इसमें 3 अल्फाबेट है SN1। इन तीनों के मतलब को समझ लेते हैं, क्योंकि इनको आप समझ गए तो आधी बात तो यूं ही क्लियर हो जाएगी। बच्चों 1 का मतलब है यूनिमॉलिक्यूलर। यूनिमॉलिक्यूलर को एकाणुक भी बोला जाता है। इसका क्या अर्थ है, हर एक वर्ड का हम लोग अर्थ समझेंगे। यूनिमॉलिक्यूलर या एकाणुक का अर्थ होता है कि रिएक्शन की स्पीड सिर्फ एक मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगी। इसके बाद यहां पर एक एन अल्फाबेट आया है। एन अल्फाबेट का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब होता है नाभिक स्नेही। यहां पर न्यूक्लियो वर्ड का मतलब हो गया न्यूक्लियस और फिलिक का मतलब हो गया लविंग। दैट मीन्स वो लोग जो न्यूक्लियस से लव करें, दैट मीन्स जिनके ऊपर निगेटिव चार्ज होगा वही न्यूक्लियस से लव करेंगे, क्योंकि न्यूक्लियस पे होता है पॉजिटिव चार्ज। अब आ जाता है S, और यहां पर S मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन। दैट मीन्स प्रतिस्थापन। तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल करेगा सब्स्टिट्यूशन। तो इस तरह से SN1 रिएक्शन का पूरा मतलब निकल के आता है न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। क्योंकि हम लोग SN1 रिएक्शंस को हैलोएल्केन्स के प्रोस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं तो हम लोग क्या ले लेते हैं, एक हैलोएल्केन का एग्जांपल। आप सभी जानते हैं कि हैलोएल्केन को रिप्रेजेंट करा जाता है RX से। यहां पर X एक हैलोजन है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी R अर्थात कार्बन से काफी ज्यादा होती है। इस वजह से यहां पर स्लाइट नेगेटिव और स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। SN1 रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह हो जाती है कि रिएक्शन में तो यहां पर 1 लिखा हुआ है, लेकिन यह 2 स्टेप रिएक्शन है। सबसे पहली बात अगर आप ये दिमाग में बैठा लेंगे तो आधी बातें तो यूं ही सॉल्व हो जाएंगी कि यह एक 2 स्टेप रिएक्शन है। जहां पर 1 लिखा है इसका मतलब है इसका उल्टा हमें समझना है, यह एक 2 स्टेप रिएक्शन है। 2 स्टेप रिएक्शन है तो 2 स्टेप्स में क्या होगा बच्चों, देखें यहां पर 2 स्टेप्स में क्या होगा वो समझेंगे हम। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, X जो है इस बॉन्ड को क्लीव कर देगा, होमोलिटिकल ना करके हेट्रोलिटिकल करेगा, जिसको विषम विदलन कहा जाता है। दैट मींस इस बॉन्ड के टूटने से 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, दोनों एक कार्बन से हट करके हैलोजन पे चले जाएंगे। दैट मींस यहां पर प्रोडक्शन होगा कार्बोकैटायन। यहां पर क्या बनेगा, फर्स्ट स्टेप जो होगा आपका वो कार्बोकैटायन बनेगा। ये स्टेप आपका स्लो होता है और साथ में रिवर्सिबल भी होता है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, अधिकांश जगहों पे इस चीज का भ्रम हो जाता है, लेकिन ये स्टेप आपका स्लो होता है और साथ में रिवर्सिबल भी होता है। जबकि सेकंड स्टेप में क्या होता है, ये कार्बोकैटायन के साथ एक दूसरी न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज आती है, एक दूसरा न्यूक्लियोफाइल आता है, और वो न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, इस के साथ एक बॉन्ड बना लेता है कार्बोकैटायन के साथ, और आपको मिल जाता है RNU। यहां पर ये आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। तो ये हमारा हो गया बच्चों फर्स्ट स्टेप, ये हो गया फर्स्ट स्टेप, और ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। इन दोनों स्टेप्स को हम एक बार फिर समझ लेते हैं। RX में R और X के बीच में बनने वाला बॉन्ड एक पोलर बॉन्ड है। X पे स्लाइटली निगेटिव और R पे क्या स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होते हैं। जब फर्स्ट स्टेप में इसका हेट्रोलिटिकल क्लीवेज होता है, विषम विदलन होता है, तो R पे पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि पेयर के दोनों इलेक्ट्रॉन किस पर शिफ्ट हो जाते हैं, आपके X पे शिफ्ट हो जाते हैं। इससे आपको कार्बोकैटायन मिलता है, और कार्बोकैटायन दूसरे न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करके आपको प्रोडक्ट दे देता है। अब इस कार्बोकैटायन को लेकर के हम लोग 2 महत्वपूर्ण बातें समझेंगे, जो 2 की पॉइंट्स में हम लिखेंगे। पहली बात तो कार्बोकैटायन बना है, यहां पर कार्बोकैटायन बना है, तो कार्बोकैटायन सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा होता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन कौन होता है। तो बच्चों 3 डिग्री सबसे स्टेबल है, उससे कम स्टेबल 2 डिग्री, और उससे कम स्टेबल कौन सा होता है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन होता है। दैट मीन्स अगर यहां पर 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन जाए तो यह सबसे फेवरेबल बात होगी। इसीलिए SN1 रिएक्शन 3 डिग्री कार्बोकैटायन के लिए बेस्ट है। नोट करें कि SN1 रिएक्शन 3 डिग्री कार्बोकैटायन के लिए बेस्ट है। दूसरी बात यहां क्या निकल के आती है कार्बोकैटायन से, कि रीअरेंजमेंट पॉसिबल है।
यहां पर रीअरेंजमेंट हो सकता है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। तो ये दो की फैक्टर आपके निकल के आते हैं कि कार्बोकैटायन में सबसे रिएक्टिव 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम रिएक्टिव कौन है 1 डिग्री। दैट मींस SN1 रिएक्शन किसके लिए फेवरेबल है, 3 डिग्री के लिए बेस्ट है, 1 डिग्री तो SN1 लगभग दिखाते ही नहीं है। साथ में कार्बोकैटायन है तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। अब बात कर लेते हैं दूसरे पार्ट की, और वो है न्यूक्लियोफाइल। यहां पर जो न्यूक्लियोफाइल जिसने इस कार्बोकैटायन के साथ रिएक्ट करा है, वो न्यूक्लियोफाइल आपका, वो न्यूक्लियोफाइल वीक होना चाहिए। स्ट्रांग भी होगा तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन वीक न्यूक्लियोफाइल यहां काम करते हैं। वीक न्यूक्लियोफाइल क्यों काम कर जाते हैं, क्योंकि देखिए यहां पर क्या है कि यहां पर न्यूक्लियोफाइल को किसी दूसरे न्यूक्लियोफाइल को हटाना नहीं पड़ा है, न्यूक्लियोफाइल को खुद ही हटा करके कार्बोकैटायन आया है। इसलिए इस न्यूक्लियोफाइल को इसके साथ जुड़ने के लिए किसी तरह के कोई एक्स्ट्रा वर्क करने की जरूरत नहीं है, वीक न्यूक्लियोफाइल भी यहां काम करेगा। तो हम लोगों ने बात करी थी कि हम लोग की पॉइंट्स लिखते चलेंगे। सबसे पहली बात, जो पहला की पॉइंट होगा, हम लोगों ने अभी लिखा कि ये रिएक्शन क्या होती है, यूनिमॉलिक्यूलर होती है। दूसरी बात हमने क्या लिखी, ये 2 स्टेप रिएक्शन है। तो इन पॉइंट्स को लिख देते हैं कि ये रिएक्शन आपकी कैसी है। तो आप पहले पॉइंट में बताएंगे ये एक 2 स्टेप रिएक्शन है, और ये एक यूनिमॉलिक्यूलर है, यूनिमॉलिक्यूलर है, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। दैट मींस इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 होती है। अब समझने वाली बात आ जाती है कि मॉलिक्यूलरिटी तो 1 लिख दी, लेकिन ये कैसे पता चला आपको। देखिए यहां पर किसी भी रिएक्शन में अगर मल्टीपल स्टेप है, दैट मींस एक रिएक्शन 2 स्टेप 3 स्टेप में जाके पूरी हो रही है, तो उसमें जो सबसे स्लो स्टेप होता है वो रिएक्शन की स्पीड को डिसाइड करता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहा जाता है। तो यहां पर 2 स्टेप में से स्लो कौन सा है आपका, ये स्लो है, दैट मींस ये RDS है। ये कौन सा स्टेप हुआ, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो स्टेप 1 हमारा RDS हो गया, स्टेप 1 आपका क्या हो गया, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और आप देख रहे होंगे स्टेप 1 में रिएक्टेंट केवल कौन है आपका, RX, दैट मींस एल्किल हैलाइड। तो हम कहेंगे रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगी, केवल एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी, केवल एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड इसलिए नहीं करेगी क्योंकि न्यूक्लियोफाइल स्पीड वाले स्टेप में आया है, और स्पीड वाली जो स्टेप होती है उसका रेट ऑफ रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं होता है। तो हम लोग जो की पॉइंट्स नोट कर रहे हैं उसमें दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं कि यूनिमॉलिक्यूलर है, और ये रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है के, और यहां पर हमें क्या लिखना होगा, RX के ऊपर। थर्ड स्टेप हम लोगों ने क्या समझा कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की बात की जाए तो सबसे स्टेबल कौन होता है, 3 डिग्री होता है, फिर 2 डिग्री होता है, और फिर क्या होता है आपका 1 डिग्री होता है। इसके बाद हम लोग अगर बात करें 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री की बात कर चुके हैं, तो अगली बात जब आती है वो ये आती है कि जो कार्बोकैटायन बना था उसमें रीअरेंजमेंट हो सकता है। उसमें क्या हो सकता है, रीअरेंजमेंट हो सकता है। रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, नोट डाउन करें, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है आपका यहां। ठीक है, अगर हम लोग 5th पॉइंट की बात करें, अगर हम लोग यहां पर 5th पॉइंट की बात करें, तो जो न्यूक्लियोफाइल लिया गया था वो आपसे कहा गया था कि न्यूक्लियोफाइल कैसा होगा आपका न्यूक्लियोफाइल एक वीक न्यूक्लियोफाइल होगा। तो यहां तक तो 5 पॉइंट हो गए। 6 पॉइंट अब हम बात करने जा रहे हैं, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि इस रिएक्शन में एक रीजेंट की प्रेजेंस का होना जरूरी है, और वो है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब ये कैसे सॉल्वेंट होते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, चलिए इनको भी डिटेल में समझेंगे। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या है और उनकी इस रिएक्शन में जरूरत क्या है। तो देखिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं, जिनके पास प्रोटॉन हो देने के लिए, ऐसा सॉल्वेंट जो प्रोटॉन दे सके। प्रोटॉन किसको कहा जाता है, H+ को। तो उसमें किन के नाम आ सकते हैं आपके, जैसे आपका H2O हो गया, ये H+ दे सकता है, या आपके कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, CH3COOH हो गया, ये आपका मेथनॉल हो गया, इसके पास H+ होता है। ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन पूरी होगी। तो क्वेश्चन ये आता है कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की जरूरत क्या है। देखिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में जो आपके नेगेटिव पोर्शंस होते हैं वो इस R+ को घेर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, और जो इसका पॉजिटिव पार्ट H+, दैट मींस प्रोटॉन, वो क्या करता है, X के साथ अट्रैक्शन फोर्स बनाता है और इस बॉन्ड को तोड़ने में मदद करता है। दैट मींस यहां पर बिना पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के या तो आपको इसको तोड़ने के लिए बहुत हीट देनी पड़ेगी, और या फिर अगर इसकी एब्सेंस कर देंगे तो मे भी पॉसिबल है कि रिएक्शन हो ही ना। दैट मींस यहां हमें क्या लिखना होगा कि हमारा सॉल्वेंट कैसा होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। क्या होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, ठीक है ना, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए। अब रिजल्ट ये आता है कि कार्बोकैटायन बन गया, हमें न्यूक्लियोफाइल ने अटैक भी कर दिया, प्रोडक्ट भी मिल गया। प्रोडक्ट किस टाइप का मिलेगा, तो प्रोडक्ट यहां 2 टाइप का मिलता है, और उन दोनों के मिक्सचर को
हम लोग बोलते हैं रैस्मिक मिक्सचर। अभी हम समझाएंगे इसको आगे आपको कि रैस्मिक मिक्सचर क्या है। तो यहां आपको मिलेगा रैस्मिक मिक्सचर। हम लोग अभी आगे बात करेंगे रैस्मिक मिक्सचर क्या होता है, टिल देन इसको आप नोट करते रहेंगे रैस्मिक मिक्सचर। और लास्ट पॉइंट है कि अगर हम लोग बात करें कि हमारे पास एल्किल हैलाइड कई टाइप के हो सकते हैं, आयोडीन हो सकता है, हैलोजन में क्लोरीन हो सकता है। तो सबसे रिएक्टिव आपका हो जाता है Ri, उससे कम रिएक्टिव हो जाता है RCl, RCl की जगह पर Br होगा हमारा, उससे कम रिएक्टिव होगा RCl और सबसे कम रिएक्टिव होगा आपका RF। अब सबसे इंपॉर्टेंट दो बातें हम करेंगे। पहली बात ये रैस्मिक मिक्सचर क्या है और दूसरी बात रीअरेंजमेंट कैसे होगा। इन दोनों बातों को अगर आप सुन लेंगे तो मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं मजा आ जाएगा आपको टॉपिक के एंड में। देखिए, जब हम बात करते हैं किसी एक कार्बोकैटायन की, चूंकि ये 3 डिग्री के लिए बनी हुई है तो हम लोग एक 3 डिग्री कार्बोकैटायन लेंगे। देखिए यहां पर हम लोगों ने कार्बन लिया, ये कार्बन हो गया, कार्बन के साथ एक लगा हुआ है ये एक्स के साथ यहां पर हमने लगा दिया XCH3। अब देखिए यहां पर दो पोजीशन आप समझिएगा भाई ध्यान से, इनको मेरी बात को आप थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा। C6H13 और यहां पर लग गया H। अब क्वेश्चन है कि ये जो आप देख रहे हैं डिजाइन, ये जो शेप बना है, इस शेप का क्या मतलब है। ये देखिए इसमें जो आप ये देख रहे हैं इसको वेज पोजीशन कहा जाता है, ठीक है। ये आपकी वेज पोजीशन हो गई और एक आपकी पोजीशन हो गई डैश पोजीशन। वेज पोजीशन जो होती है वो आपकी तरफ होती है और डैश पोजीशन जो होती है वो आपसे दूर होती है, ठीक है ना। क्योंकि कार्बन के साथ ऐसे करके लगे हुए हैं, या आप ऐसे मान लें तो एक आगे तरफ है और एक आपका पीछे तरफ है। अब होता क्या है कि यहां पर बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ये बॉन्ड किसकी तरफ ब्रेक होगा, आपका एक्स की तरफ ब्रेक होगा। जैसे ये एक्स ब्रेक होगा, अभी देखिए जरा मेरी बात को सुनिए और मजे लीजिए इस टॉपिक के। एक्स पे निगेटिव चार्ज है, वो इस तरफ की ओर खींच रहा है, बॉन्ड को इस तरफ की ओर खींच रहा है, तो ये तीनों लोग इस तरफ की ओर झुके हुए हैं जिससे बैलेंस बना रहे। लेकिन अगर मान लीजिए एक तरफ खींचने वाले छूट जाए, दैट मींस एक्स चला जाए, तो क्या वो पीछे वाले तीनों रिलैक्स नहीं हो जाएंगे? जी बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। तो इनके रिलैक्स मोड में क्या होगा वो देखिए, रिलैक्स मोड में आपका यहां आ जाएगा CH3 और आपकी दो पोजीशन बनेंगी, एक वेज पोजीशन होगी, एक डैश पोजीशन होगी। ये वेज पोजीशन हो गई और ये आपकी क्या हो गई, डैश पोजीशन हो गई। वेज और डैश पोजीशन की अगर बात करी जाए, ये आपका यहाँ पे वेज है, थोड़ा सा समय दे दीजिएगा, कलर कर देते हैं, डिजाइन बना देते हैं, थोड़ा सा पढ़ने में आपके लिए इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो ये एक इसमें से पोजीशन वेज जो है वो आपकी तरफ है और डैश आपसे दूर है। ये इस तरह से कार्बोकैटायन आपका ओपन हो जाता है। जब ये कार्बोकैटायन यहाँ पर आएगा तो पॉजिटिव चार्ज लेके आएगा। अब आप खुद मुझे बताइए कि क्या इसमें जब न्यूक्लियोफाइल आएगा, यहाँ पर जब न्यूक्लियोफाइल आएगा तो वो किस तरफ से अटैक करेगा, वो किस तरफ से अटैक करेगा, आप मुझे बताएं किस तरफ से। इस तरफ से उसके लिए आसान है अटैक करना या उसके लिए इस तरफ से आसान है अटैक करना? तो आप कहेंगे यहां तो दोनों तरफ से अटैक करना आसान है, चाहे तो वो फ्रंट अटैक कर दे चाहे वो बैक अटैक कर दे, दोनों तरफ से ही अटैक पॉसिबल है। तो इसमें आपको दो तरह के रिजल्ट्स मिलेंगे और वो कौन से दो रिजल्ट्स मिलेंगे वो आप देखें क्या क्या आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे। यहां पर आपको दो तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे और मैं दोनों बनाऊंगा, आपको ध्यान दीजिएगा। एक पोजीशन होगा, ठीक है, जिसको हम कहेंगे डी फॉर्म और एक को हम क्या कहेंगे, एल फॉर्म। देखिए डी फॉर्म में क्या होगा, ये लोग इस तरफ की ओर बना देंगे, जिसमें से आपका यहां पे मैंने लगाया नहीं, लिख दूं मैं यहां पे, तो यहां हो गया हाइड्रोजन और यहां हो गया C6H13, ठीक है ना। तो ये इस तरफ की ओर झुक जाएंगे, क्योंकि डैश पोजीशन ऊपर की तरफ है तो इसको ऐसे बना दिया। ये हो गया C6H13, ये आपकी हो गई वेज पोजीशन, ये आपकी वेज पोजीशन हो गई। वेज पोजीशन और डैश पोजीशन को आप बहुत अच्छे समझ लीजिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ये आपका जो दूसरा मॉलिक्यूल है, सॉरी ये इस तरफ की ओर नहीं लगेगा, ये इस तरफ नहीं लगेगा, सॉरी, इसको थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं, इसको थोड़ा चेंज कर दे रहे हैं बच्चों, 2 मिनट टाइम दीजिएगा अपना, थोड़ा सा धैर्य रखिए। आप अपनी लाइफ के कुछ मिनट्स अगर दे रहे हैं, कुछ मिनट्स आप दे रहे हैं अगर एक्स्ट्रा, तो आप कुछ बहुत अच्छा सीख के भी तो जा रहे हैं। तो कभी आप क्या होता है, जरा सा टाइम लगा और आप उबने लगते हैं कि अरे यार तो बोर हो रहे हैं हम। तो जब आप 3 घंटे की मूवी और एक गाना देख डालते तब तो आप ऐसा नहीं बोलते कि हम बोर हो रहे हैं। यहाँ पर बोर होने की बात कैसे आ जाती है? तो आप इसको देखें, इसमें देखिए ये तीनों इस तरफ की ओर हो गए और यहाँ पर आपका न्यूक्लियोफाइल लग गया। ये कार्बन के साथ थोड़ी जगह कम है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ न्यूक्लियोफाइल लगा हुआ है, ठीक है ना। इसको कहा जाता है डी फॉर्म। ये इसका कौन सा फॉर्म है, डी फॉर्म। साथ में इसके क्या बनेगा, आपका एल फॉर्म भी बनेगा। एक जब फ्रंट अटैक होगा और एक बैक अटैक होगा, तो इस तरफ वाले में क्या होगा, आपका न्यूक्लियोफाइल इस तरफ की ओर लग जाएगा। ये न्यूक्लियोफाइल आपका लग गया। इसमें क्या करेंगे कि हम इन पोजीशंस को बदल देंगे, इस तरफ की ओर आपकी आ जाएगी डैश पोजीशन, ये ऐसे हो जाएगी, यहां लग जाएगा C6H13, ये आपकी हो गई डैश पोजीशन, ये हो गई वेज पोजीशन, ये आपकी हो गई वेज पोजीशन जो आपसे क्या होगी, दूर होगी, डैश आपसे दूर होगी। यहां पर हो जाएगा हाइड्रोजन और ये हो गया आपका CH3। अगर कंपाउंड का यहां पर X की जगह में चाहे तो आप क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लगा दें। अब इसमें ये हो गया आपका डी फॉर्म, ये हो गया आपका एल फॉर्म, ये आपका हो गया एल फॉर्म। अब आप देखिए जितना डी फॉर्म बना उतना ही एल फॉर्म बना है। डी फॉर्म और एल फॉर्म के मिक्सचर को रैस्मिक मिक्सचर कहा जाता है। क्या बोलते हैं, डी फॉर्म जो आपका बना है और साथ में कौन सा फॉर्म बना है, एल फॉर्म।
डी फॉर्म और एल फॉर्म, इन दोनों के मिक्सचर को कहा जाता है रैस्मिक मिक्सचर। रैस्मिक मिक्सचर, इन दोनों को कहा जाता है रैस्मिक मिक्सचर। ध्यान देने वाली बात है कि ये रैस्मिक मिक्सचर कब मिलेगा आपको, मैं यहां हाईलाइट कर रहा हूं और आप भी हाईलाइट कर लीजिएगा। ये कायरल कार्बन एटम है। कैसा कार्बन एटम है? कायरल कार्बन एटम है। तो अब क्वेश्चन ये है कि कायरल कार्बन एटम क्या होता है? ये कायरल कार्बन एटम क्या होता है? देखिए, कायरल कार्बन एटम ऐसा कार्बन एटम होता है जिसकी चारों वैलेंसीज डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाई होती हैं। यहां पर आप कार्बन के साथ देखेंगे C6H13 लगा है, हाइड्रोजन लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है। दैट मीन सारी वैलेंसीज डिफर फॉर्म से सेटिस्फाई हो रही हैं। तो कायरल कार्बन एटम को अगर आप कराएंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो आपको डी फॉर्म और एल फॉर्म का मिक्सचर मिलेगा, और इन दोनों के मिक्सचर को कहा जाता है रैस्मिक मिक्सचर कहा जाता है। तो जो हम लोगों ने अभी बात करी थी कि हम लोग की पॉइंट्स लिख रहे थे, उन की पॉइंट में आप देखिए हम लोगों ने क्या लिखा था कि हमें क्या मिलेगा, रैस्मिक मिक्सचर मिलेगा। लेकिन अभी एक चीज छूट गई है और वो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। असली मजा तो रीअरेंजमेंट में ले लीजिएगा, एक बार और रीअरेंजमेंट का भी मजा ले लिया जाए। चलिए एक कंपाउंड लेते हैं और उस कंपाउंड से समझना स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोगों ने ले लिया CH3C, यहां पे लगा दिया CH, CH3, यहां पे लिख दिया CH, Br और ये CH3। अब आप इसको देखें तो ये क्या है, इस कंपाउंड का नाम लिख लें। आप देखेंगे सेकंड पे ब्रोमो है, तो आप क्या बोलेंगे, ये क्या है, 2 ब्रोमो। 3 नंबर पे क्या है, 1 2 3 पे मेथिल लगा हुआ है, और 4 कार्बन है, ब्यूटेन होगा। अब रीअरेंजमेंट कैसे होगा वो देखो। देखिए यहां पर ब्रोमीन बॉन्ड को ब्रेक करेगा, ये ब्रोमीन इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा। जब ये इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो आपको ऑब्वियस सी बात है कार्बोकैटायन मिलेगा। यहां पे कार्बोकैटायन मिलेगा। कैसा कार्बोकैटायन मिलेगा वो देख लिया जाए। तो यहां कार्बोकैटायन मिलेगा आपको CH3, CH, CH3, यहां बन गया आपका CH, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव, और ये हो गया आपका CH3। अब अगर आप इस कार्बोकैटायन के ऊपर थोड़ा सा विचार करें तो आप पाएंगे कैसा कार्बोकैटायन है, तो आप कहेंगे ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। 2 डिग्री कार्बोकैटायन, जिस कार्बन पे पॉजिटिव है वो 2 कार्बन से लगा है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। लेकिन क्या यहां कोई कार्बन 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, लेकिन ये वाला तो आपका 3 डिग्री है। 3 डिग्री कार्बोकैटायन की बात की जाए तो वो सबसे स्टेबल है। अगर ये बन जाए तो फिर क्या पूछना। तो यहां पर होता है हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होती है, ये बॉन्ड आपका टूट जाएगा यहां से, और ये कहां पर चला जाएगा आपका, इस CH के पास। जब ये ऐसे करके शिफ्ट हो जाएगा आपका, जब ये शिफ्ट हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा 3 डिग्री कार्बोकैटायन, हाइड्राइड शिफ्ट कहा जाता है इसको। ये हो गया C, ये हो गया आपका CH2, और ये हो गया CH3। अब आप ध्यान दें कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज कहां पर अब आ गया, ये आ गया। यहां पर पॉजिटिव चार्ज यहां पर था। अब इन कार्बोकैटायंस को आप अगर समझेंगे तो आप पाएंगे कि ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन था, और यहां पर आपको कौन सा मिल गया, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। दैट मींस रीअरेंजमेंट या हाइड्राइड शिफ्ट से 2 डिग्री कार्बोकैटायन किसमें कन्वर्ट हो गया, 3 डिग्री कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो गया। जब वो 3 डिग्री कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो गया तो अब अगला न्यूक्लियोफाइल आएगा, क्योंकि यहां पर न्यूक्लियोफाइल तो घूम रहा है बेचारा एकदम। ये तो न्यूक्लियोफाइल घूम रहा है कि हमको तो बस मौका मिल जाए अटैक कर दे, तो न्यूक्लियोफाइल आपका यहां अटैक कर देगा। और जब न्यूक्लियोफाइल आपका अटैक कर देता है तो आपको मिल जाता है कुछ ऐसा प्रोडक्ट, कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिल जाता है। ध्यान दें जरा क्या प्रोडक्ट मिलेगा आपको। तो लगा देते हैं यहां पर CH3C, और यहां लग जाएगा आपका न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल जगह में आप OH लगा दीजिए, CH2 CH3। तो इस तरह से आपका ये एक टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। हम लोगों ने यहाँ बात कर ली कि अरेंजमेंट के बारे में बात कर ली, रैस्मिक मिक्सचर के बारे में बात कर ली, कार्बोकैटायन के बारे में बात कर ली, ठीक है ना। अब हम लोग इसको फिर से एक बार रिवाइंड कर लेते हैं। 5 मिनट का समय दीजिएगा। जब तक आप रिवाइंड नहीं करते तब तक टॉपिक समझ में नहीं आता। ये लास्ट के 3-4 मिनट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, पूरे टॉपिक से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये लास्ट के कुछ मिनट्स है। और ध्यान दीजिएगा, ये एक यहाँ पर टेबल भी बनी हुई है, ये टेबल बनी हुई। अब मैं कहूँगा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। इस टॉपिक में SN1 पूरा हुआ है, अभी SN2 नहीं कंप्लीट हुआ है। SN2 इस लेक्चर के पार्ट 2 में हम लोग कवर करेंगे। उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। वीडियो को भी लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। हम लोग बात करेंगे सबसे पहले 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड्स। इसका भी एक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ये आपके डिफरेंस की टेबल हो गई। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चंस, उसके बाद रिवाइंड करेंगे। यहां क्वेश्चन में पूछा गया है कि SN1 और SN2 में, तो आज तो SN1 हुआ तो SN1 की बात कर लेते हैं। SN1 रिएक्शन में कौन सा रिएक्टिविटी का ऑर्डर है इनमें से। तो जरा आप 2 मिनट मेरी बात को सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा इस पे। आप देखो Br एक कार्बन से लगा है और एक कार्बन और लगा हुआ है, बेंजीन रिंग से लगा हुआ है, तो ये आपका 1 डिग्री हो गया। देखिए यहां पर Br जो है वो ऐसे करके लिखा हुआ है C6H5, ठीक है, मैं ओपन कर दे रहा हूं, और ये CH3 CH और ये Br ऐसे लगा हुआ है। दैट मीन Br जिस कार्बन से लगा है वो 2 कार्बन से लगा है। तीसरे वाले को आप देखें तो यहां 2 C6H5 दिख रहे हैं आपको, C6H5 यहां CH और Br। और लास्ट में आप देखेंगे तो यहां पर ये Br कार्बन से लगा है। देखिए यहां पर C के साथ लिखने के तरीके पे मत जाइएगा। यहां पर आप देखो एक CH3 लगा है और 2 C6H5 लगे हैं,
एक C6H5 ये लगा दिया मैंने, एक C6H5 ये लगा दिया। अब देखें यहां पर मैंने सबको डिकोड कर दिया। अब सबके ऊपर आप बताइए नंबरिंग कर ली जाए तो ये कैसा कार्बोकैटायन हो गया, Br एक कार्बन से लगा वो 2 से लगा है, दैट मींस ये 2 डिग्री हो गया। यहां पर देखेंगे ये आपका जिस कार्बन से लगा वो भी 2 से लगा है, 2 डिग्री है। ये वाला आप देखेंगे तो तीसरा कहां गया, पहला वाला 1 डिग्री है आपका, और ये वाला आपका 3 डिग्री हो गया। तो इसमें ऑर्डर कैसे भरा जाएगा, सबसे ज्यादा फेवरेबल होगा 3 डिग्री। अब फिर 2 डिग्री में तो आपके 2 हो गए, लेकिन ध्यान दो मजा लो टॉपिक का, यहां पर देखिए ये फेनिल ग्रुप लगा है एक और यहां 2 फेनिल लगे हैं, फेनिल रिजोनेंस दिखाते हैं। तो रिजोनेंस जब वो दिखा देते हैं तो रिजोनेंस की वजह से आपका ये पार्ट ज्यादा स्टेबल हो जाता है, 2 डिग्री, दैट मीन्स थर्ड पार्ट। फिर इसके बाद आता है 2 डिग्री सेकेंड पार्ट, और फिर आपका आता है 1 डिग्री जो आपके फर्स्ट पार्ट में दिया, ये आपके फोर्थ पार्ट में है। तो ये आपका रीअरेंजमेंट का ऑर्डर हो गया। यहां पर देख ले 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन, ठीक है ना, 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन या 2 क्लोरोपेंटेन। तो देखिए सबसे पहले प्रोपेन और 2 पे मेथिल लगा है और 2 पे ही क्लोरो लगा है, तो ये हो गया CH3 C, यहां पे लगा देना है क्लोरो, यहां पे लगा देना है CH3 और यहां पे लगा देना है CH3, ठीक है ना। कभी कभी टॉपिक्स में थोड़ा सा धैर्य रखा करें आप सभी, है ना, इतनी जल्दी भटका ना करें। अब आप देखें ये 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन है और एक 3 क्लोरोपेंटेन है, तो हम 5 कार्बन लिख दें, CH3 CH2, और ये कितने पे लगा हुआ है, 3 पे लगा है, CH2 CH2 और CH3। ये तो पेंटेन हो गया, लेकिन 3 पे क्लोरो लगा है, तो 1 2 और 3 इस पे लगा हुआ है, तो यहां एक कार्बन कम करना पड़ेगा यहां लगाने के लिए। अब आप देखें यहां पे लगा दिया गया Cl, ठीक है। अब बताइए इन दोनों में से कौन SN1 के लिए फेवरेबल है मेरे बच्चों, बता दो भाई, अब तो बता दो, अब तो बता दो, अब तो बता दो भाई, अब तो समझ में आ गया होगा कि ये आपका कैसा क्लोरीन है, क्लोरीन जिस कार्बन से लगा वो 3 से, ये कैसा हो गया 3 डिग्री। यहां पे क्लोरीन जिससे लगा है वो 2 से लगा, दैट मींस ये 2 डिग्री, तो 3 डिग्री मोर स्टेबल क्या है, 2 डिग्री। तो एक नीचे वाले क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन देना है, साथ में आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लेकिन उस स्क्रीनशॉट को लेने के बाद ये टॉपिक तो आप समझा देंगे, लेकिन हम इस टॉपिक को करने के लिए आपको एक और टॉपिक समझाएंगे और साथ में बताएंगे टेम्परेचर का इंपैक्ट। जब हम लोग SN1 SN2 सीरीज पूरी करेंगे और पढ़ेंगे विलोपन या एलिमिनेशन रिएक्शन, तो वहां जानेंगे कि SN1 रिएक्शन में रूम टेम्परेचर होता है, आप टेंपरेचर को बहुत बढ़ा देते हैं तो वो एलिमिनेशन हो जाता है। दैट मींस यहां पर रिएक्शन जो है वो इस चीज को फेवरेबल करती है कि टेंपरेचर बहुत हाई नहीं होना चाहिए, बहुत हाई कर देंगे तो एलिमिनेशन हो जाएगा। कार्बोकैटायन बनने के बाद उसके पास 2 रास्ते होते हैं कि उसको एलिमिनेट होना है, एलिमिनेशन करना है, या एडिशन। तो एडिशन होगा तो न्यूक्लियोफाइल का एडिशन सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और नहीं तो एलिमिनेशन। और ये डिफरेंस पैदा करेगा कौन सा, ये डिफरेंस आपको देगा वहां पर यूज होने वाला टेंपरेचर, ठीक है ना। तो वो हम पढ़ेंगे, लेकिन एक टॉपिक यहां पर छूट रहा था और इस एक्सरसाइज के करने से याद आ गया, तो मैं इसको आगे जोड़ दे रहा हूं। देखिए यहां पर 2 टॉपिक बात करेंगे, नोट डाउन करिएगा मेरे साथ आप पढ़ के। यहां पे मैंने लिख दिया CH2 सिंगल बॉन्ड, सॉरी थोड़ा कलर भी चेंज कर ले रहे हैं, ठीक है। देखिए यहां बात होने जा रही बेंजाइलिक और एलाइलिक की बात करने जा रहे हैं हम लोग, तो बेंजाइलिक और एलाइलिक को देख लें। CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH2, एक ये हो गया एलाइलिक, और दूसरा हम बात कर ले बेंजाइलिक। बेंजीन रिंग में CH2 लगा करके उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये 2 कंपाउंड आप देखें थोड़ा सा ज़्यादा पास हो गए हैं, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा पास हो गए, थोड़ा सा दूर कर दे रहे हैं। ये एलाइलिक हो गया, आप बेंजाइलिक बना दे रहे हैं, बेंजीन रिंग ये। तो एलाइलिक और बेंजाइलिक जो होते हैं वो लोग इन रिएक्शन के लिए और ज़्यादा एलाइलिक और बेंजाइलिक एग्रेसिव होते हैं। उसका रीज़न ये होता है क्योंकि ये लोग बहुत स्टेबल होते हैं। ये ऐसे कार्बोकैटायन हैं जो स्टेबल हैं, और दोनों लोग किसकी वजह से स्टेबल हैं, ड्यू टू द टॉपिक ऑफ रिजोनेंस। रिजोनेंस की वजह से ये दोनों काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं, इसलिए ये लोग SN1 रिएक्शन को ही फेवर करते हैं। तो बच्चों इस तरह से हम लोग रिवीजन पे पहुंच जाएं आप सीधा। हम लोगों ने बात करी SN1 SN2 को डिकोड करने की, फिर हमने बात करी कि 3 टाइप की रिएक्शन होती हैं एल्किल हैलाइड्स की, उनमें SN1 SN2 की टेबल का स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहा। ये एक्सरसाइजें हो गई जिनको बाद में पढ़ना था, ये की पॉइंट्स हैं और यहां से स्टार्ट हुआ। SN1 में 1 मतलब यूनिमॉलिक्यूलर, दैट मींस रिएक्शन कैसी है, उसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 है। N मतलब न्यूक्लियोफिलिक, एक न्यूक्लियोफाइल आएगा और वो क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन करेगा। न्यूक्लियोफाइल वो स्पीसी होती है जिस पे या तो नेगेटिव चार्ज होता है या फिर उसके पास लोन पेयर होता है। और ये रिएक्शन के लिए स्टार क्या लगा हुआ है कि एक ऐसी रिएक्शन है, 2 स्टेप रिएक्शन है। जब हम लोग एक एल्किल हैलाइड लेते हैं तो वहां पर 2 स्टेप होते हैं, एक स्टेप 1 और एक स्टेप 2। स्टेप 1 में एक हेट्रोलिटिकल फिजन होता है, विषम विदलन होता है, और लोन दोनों ही जोड़े के इलेक्ट्रॉन किसके पास चले गए, हैलोजन के पास। इससे R पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, जो स्लाइटली पॉजिटिव था वो कंप्लीट हो गया, कार्बोकैटायन बन गया। कार्बोकैटायन के बनने वाला स्टेप स्लो, रिवर्सिबल, RDS। 3 बातें, स्लो, RDS
और रिवर्सिबल। तीन चीजें इस स्टेप पे नोट करेंगे, मैं 3 बार दोहरा दिया हूं। पहली बात, ये स्लो होता है, रिवर्सिबल होता है और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। अब जो आर प्लस बना, उस आर प्लस ने न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैक करके आपको प्रोडक्ट दे दिया। यहां पर कार्बोकैटायन के होने की वजह से दो चीजें हो सकती हैं। पहली चीज तो सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन अगर बनने लगे तो सबसे अच्छी रिएक्शन होगी, और 3 डिग्री चूंकि सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन है, इसीलिए ये रिएक्शन बनी है किसके लिए, 3 डिग्री, उससे कम बेटर है 2 डिग्री के लिए, और सबसे कम बेटर किसके लिए, 1 डिग्री के लिए, और रीअरेंजमेंट होता है। अब हुआ क्या कि हम लोगों ने यहां पर एक कायरल कार्बन एटम ले लिया। जब कायरल कार्बन एटम के पास से कोई, हमने आपको बताया पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आता है तो बॉन्ड वीक होने लगता है। अभी ये खिंचाव दोनों तरफ को मचा हुआ है, लेकिन जैसे ही वो खुलेगा वैसे ट्राइगोनल प्लेनर ऐसे हो जाएगा, आपका एक सीध में आ जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं वो प्लेनर हो जाता है। कैसा हो जाता है बच्चों, प्लेनर, एक प्लेन में आ जाता है, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाता है। और इस प्लेनर स्पीसीज में न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए दोनों डायरेक्शंस होती हैं। इन दोनों डायरेक्शन की वजह से फ्रंट और बैक अटैक से आपको डी फॉर्म और एल फॉर्म मिलते हैं। डी फॉर्म और एल फॉर्म का मिक्सचर क्या कहलाता है, रैस्मिक मिक्सचर कहलाता है। और कायरल कार्बन एटम ऐसा कार्बन एटम जिसकी चारों वैलेंसी डिफर ग्रुप ऑफ एटम या एटम से सेटिस्फाई होती हैं। यहां पर रीअरेंजमेंट की बात हुई तो हमने देखा यहां पर ब्रोमीन के हटने से या ब्रोमीन के हटने से यहां 2 डिग्री आपका बन रहा था, लेकिन अगर यहां पे हाइड्राइड शिफ्टिंग हो जाए या हाइड्रोजन इससे निकल जाए तो 3 डिग्री बन सकता है, और हमें पता है 3 डिग्री ज्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल होता है। तो रीअरेंजमेंट हुआ 3 डिग्री और यहां पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो गया। रेजोनेंस की वजह से एलाइलिक और बेंजाइलिक बहुत स्टेबल होते हैं, इसीलिए ये लोग SN1 रिएक्शन को प्रेफर करते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं की पॉइंट्स के ऊपर, और वो की पॉइंट्स हमारे हैं कि ये 2 स्टेप में होने वाली रिएक्शन है। इसकी मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर दोनों 1 होते हैं। मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर दोनों क्या होते हैं, 1। चूंकि यहां पर कार्बोकैटायन बन रहा है तो कार्बोकैटायन का बनने वाला स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, इसीलिए मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर 1 है। 3 डिग्री सबसे रिएक्टिव होगा, 1 डिग्री सबसे खराब, 1 डिग्री के लिए SN1 बनी ही नहीं। चूंकि यहां पर कार्बोकैटायन बना इसलिए रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, आपका रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। यहां पर वीक न्यूक्लियोफाइल इसलिए काम कर जाता है क्योंकि उसको पहले से हटा हुआ स्पीसीज मिलता है, उसको न्यूक्लियोफाइल को धक्का देके हटाना नहीं पड़ता है। अगर हटाना पड़े तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, जो SN2 में देखेंगे। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है, RX के बॉन्ड को हेल्प करता है तोड़ने में, इसलिए पोलर प्रोटिक होना चाहिए। रैस्मिक मिक्सचर मिला, डी फॉर्म और एल फॉर्म, और चूंकि आयोडीन का साइज काफी बड़ा होता है इसलिए इसका टूटना सबसे आसान और RF का टूटना सबसे खराब होता है। बच्चों, वीडियो हम आपके लिए पूरी ताकत से, पूरी एनर्जी से और पूरी मेहनत से बना रहे हैं, फिर भी कोई भी चीज 100% परफेक्ट नहीं होती है, कुछ ना कुछ कमियां जरूर छूट जाती हैं। अगर आप कमेंट सेक्शन में जाकर उन कमियों को हाईलाइट करेंगे, बताएंगे, तो उनमें हम सुधार करेंगे और बेटर कंटेंट आपके लिए जनरेट करेंगे। और अगर आप हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे तो हम पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ऐसे ही सिंप्लीफाइड करेंगे, और प्रॉमिस करते हैं कि आप केमिस्ट्री में एक अच्छे मार्क्स के साथ बोर्ड्स को तो पास करेंगे, साथ में बड़े कंपिटिटिव एग्जाम को भी फेस करेंगे। अब बारी आती है गुरुदक्षिणा की, तो गुरुदक्षिणा निःशुल्क है, आपको वीडियो को लाइक कर देना है। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, 90% तक सब्सक्राइबर नॉट सब्सक्राइब्ड है, सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने किसी एक फ्रेंड को शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे वो इस लेक्चर को भी देखे और समझे, जो कमियां खूबियां हमें बताए, और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रांग करें। इस SN1 रिएक्शन का सेकंड पार्ट SN2 रिएक्शन इसके जस्ट आफ्टर आएगा, इसलिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। माता पिता का और गुरुजनों का सम्मान करिए, जल संरक्षण करिए, पर्यावरण संरक्षण करिए, देश का, मातृभूमि का सम्मान करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।